हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो स्वागत करुचे आपण समस्त को ओएवीएस डिस्कशन सीरीज रे। दिस इज मिशन ओएवीएस सीरीज इन 30 डेज। 30 दिन रे पूरा आम ओएवीएस रे जति सिलेबस अच्छी पूरा कम्प्लीटली कंप्लीट करवा। सो मिशन ओएवीएस इन 30 डेज सीरीज। सो आपण मैंने समस्ते मेसेज करते रिक्वेस्ट करते कि सर ओएवीएस पर वीडियोस बनातु। तो एक्चुअली फ्रेंड्स वीडियोस गुड़ाक ऑलरेडी ओएवीएस उपर माने कॉमन वीडियोस गुड़ाक अच्छी, बट स्टिल जेहेतु आपण मैंने रिक्वेस्ट कर तो मुझे आपंप ओएवीएस स्पेसिफिक वीडियोस 30 दिन पूरा कंप्लीट जमी हम ताप से अनुसार वीडियोस बनैबी पूरा कंटिन्यूअसली 30 दिन पर्यंत। माने प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो मेगा वीडियोस गुड़ाक रप्रोक्सीमेटली 1 आवर पाखापाखि वीडियो रबक एवं ये आपणकर सब जगह कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लस आपको यदि नोट्स दरकार एवं जदि टेस्ट सीरीज आप चाहते नोट्स एवं टेस्ट सीरीज दीटा आपको आम चैनल उपलब्ध हो। तो नोट्स एवं टेस्ट सीरीज आप डिस्क्रिप्शन में दिखाई नंबर सहित कांटेक्ट करूँ, व्हाट्सएप करूँ बा टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ। ओएवीएस जो चैनल तैयारी कराई डीसीएस लर्निंग से आप जॉइन करूँ। एवं जदि भी किसी क्वेरीज अच्छी आप तले दिखाई डिस्क्रिप्शन में दिखाई नंबर को कांटेक्ट करूँ। तो इन 30 डेज वी विल कंप्लीट ऑल द थिंग्स जी सब्जेक्ट माने जी सब जिन जहाँ हमको पढ़ार अच्छी ओएवीएस फॉर टीजीटी एसएसटी। दिस इज स्पेसिफिक फॉर टीजीटी एसएसटी। ओएवीएस टीजीटी एसएसटी सब जिन क्लियर कराब। आज ये वीडियो रे आमे पढ़ा फर्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी रो फर्स्ट टॉपिक विषय पढ़ा। हिस्ट्री पर पढ़ा एवं फर्स्ट ज्योग्राफी आमे पढ़ा। हियर एथिरे आमे इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, एथिरे आमे ए सीरीज रे मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फाइंडिंग टाइम एतिक पर्यंत पढ़ा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट रे बाकी एतिक नेक्स्ट पढ़ा तापर कंटिन्यूअसली 30टा पार्ट रे पूरा टोटाल टीजीटी एसएसटी जी जिन सब जगह कवर कराब। तो ये वीडियो गुड़ाक हिंदी रे अच्छी। जदि आपको ओडिया रे दरकार ताले ओडिया रे दरकार जदि आप कमेंट करूँ ओडिया भी गोटे वीडियो आपको अवेलेबल हो। प्रतिदिन हिंदी रे गोटे ओडिया रे गोटे वीडियो आपको अवेलेबल हो जोड़ा आपको दरकार से अनुसार। जदि मेजोरिटी कहे ओडिया दरकार तो खाली ओडिया रे अपलोड हम। जदि समस्त को हिंदी ठीक लगुच तो हिंदी रे वीडियो गुड़ाक कंटिन्यू कराब। नाउ लेट्स स्टार्ट। So in this video we will comparatively analyze what is rotation of earth and what is revolution. So first, the motion of the earth is primarily two types, that is rotation and revolution. So earth rotate along its axis, उसको rotation कहते हैं, और earth जो sun के around revolve करता है उसको revolution कहते हैं. So earth rotate along its axis and takes 24 hours approximately to complete one rotation. And day and night occurs due to the rotation. Rotation of earth 24 आवर लगता है और उससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है. The circle that divides the day from night on the globe is known as line of circle of illumination. जो लाइन हमको डे और नाइट का डिवीजन करता है, मतलब जिस लाइन से हम लोगों को पता चलता है ये डे है और उसके बाद ये नाइट आता है, उसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. अर्थ रोटेशन अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस. अर्थ जो है वो एक टिल्टेड एक्सिस में रोटेट करता है. तो इस टिल्टेड एक्सिस में अर्थ क्या है, यहाँ पे अर्थ इस टिल्टेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है. एंड दिस रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स. मीन 23.5 डिग्री का अलाइनेशन होता है और इंक्लिनेशन होता है. एंड देन द नॉर्मल सेल 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है and it makes an angle 66.5 डिग्री with the orbital plane. मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ये 33.5 डिग्री है और ऑर्बिटल प्लेन से ये दिस इज 66 डिग्री. तो अर्थ का सिंपल अलाइनेशन आप यहाँ से देखेंगे तो 23.5 डिग्री होगा और अगर आप ऑर्बिटल प्लेन से देखेंगे तो 66 डिग्री होगा. सो ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ जिस ऑर्बिट से सन का अराउंड करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. उस प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. सो दिस वाज अबाउट रोटेशन. नाउ व्हाट इज रिवोल्यूशन? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इन विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. ओके, दिस इज रिवोल्यूशन. सो इट टेक्स 365 days, 365 and half 1/4 day. मतलब 365 days and 6 hours. तो ये जो 6 आवर है वो 4 साल में ऐड होता जाता है और एट लास्ट वो ऐड हो जाता है और 4 साल के बाद एक ऐसा साल आता है जहाँ पे 366 डे होता है और वो 366 डे को हम February 29 कहते हैं. और वो जिस ईयर में वो 29 डे होता है फरवरी में, उसको लीप ईयर कहा जाता है. Thus you find that there are days and night changes in season because of rotation and revolution of the earth respectively. मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ से डे एंड नाइट होता है और सीजन का जो चेंज होता है वो रिवोल्यूशन से होता है. तो सिंपली रोटेशन से डे एंड नाइट का चेंजेस एंड रिवोल्यूशन से सीजन का चेंजेस. सो दिस इज होल अबाउट द
topic, latitude and longitude. So let's start. So first, latitude. See, latitude and longitude both जो भी है, latitude हो या longitude हो, both are imaginary lines. दोनों imaginary lines होते हैं and that are used to determine the location of a place. मान लीजिए न्यू दिल्ली, हमको अगर न्यू दिल्ली का लोकेशन जानना है, जैसे कि ये है न्यू दिल्ली का लोकेशन, तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका लोकेशन हो जाएगा 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 27 या फिर 28 जो भी है, सो वो उसका लोकेशन हो जाएगा। सो फॉर लोकेशन ऑफ ए प्लेस वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। सो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ से कोई भी प्लेस, अर्थ सरफेस में कोई भी प्लेस को अगर हम यहाँ से इसका एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, मतलब हम इक्वेटर को बेस लेके कोई भी एंगुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो एंगुलर डिस्टेंस मतलब जितना भी एंगल बनाएगा वो एरिया, वो उस जगह का उतना लैटिट्यूड हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लैटिट्यूड। तो अगर हम इस पॉइंट को लेंगे जो कि 30 डिग्री पे है, यहाँ पे कोई भी रीजन होगा तो उसका लैटिट्यूड हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। अगर इस तरफ लेंगे तो इस तरफ 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट लैटिट्यूड। नाउ एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड, अर्थ स्लाइटली फ्लैटन है पोल्स की तरफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं पोल्स की तरफ अर्थ स्लाइटली फ्लैटन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जियोइड टाइप ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, when you go towards pole the linear distance become little longer than the equator. poles की तरफ हम जैसे ही जाएंगे तो जो linear distance है, linear angular distance, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ता जाता है, और इक्वेटर की तरफ वो कम होता है। और इक्वेटर में कितना होता है वो 68.704 माइल्स। जब 45 डिग्री आ जाता है तब हो जाता है 69.054 फॉर बोथ नॉर्थ एंड साउथ, एंड जब हम पोल्स में पहुंच जाते हैं तो वो लिनियर डिस्टेंस हो जाता है 69.407 माइल्स। तो एवरेज लिया गया है 69 माइल्स, जिसका मतलब है 111 किलोमीटर, एंड 1 माइल्स इक्वल्स टू 1.607 किलोमीटर। Now this is about the concept of latitude. Now let us see some examples of latitude. Equator, poles and equator and north pole and south pole को छोड़ के other 4 important latitude होते हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन आर्टिक सर्किल एंड देन अंटार्कटिक सर्किल। तो यहाँ पे इस फिगर में इसको देखते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, then Arctic Circle 66.5 degree north and Antarctic Circle 66.5 degree south. So these are the different latitude. अब देखते हैं longitude के बारे में। Longitude is an angular distance measured in degree along the equator east or west of the prime meridian. तो एक प्राइम मेरिडियन लिया गया है, उससे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ये प्राइम मेरिडियन है, और उससे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, सॉरी दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, वेस्ट की तरफ क्या होता है, हम लोग लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। तो on the globe longitude is shown as a series of semicircles that run from poles to poles. मतलब एक पोल से दूसरे पोल की तरफ सेमी सर्कुलर लाइंस जो होते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक ऐसे सेमी सर्कल्स होता है। ये पूरा सर्कल्स नहीं होता है, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे लैटिट्यूड जो होते थे वो पूरा सर्कल्स होते थे। सो now unlike the equator which is centrally placed between the poles, any meridian could have been taken to begin the numbering of longitude. कोई भी मेरिडियन से हम नंबरिंग काउंट कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड किया गया फाइनली 1884 से in the international agreement which was in Royal Astronomical Observatory at Greenwich, London. उसमें बोला गया था कि एक जीरो मेरिडियन होगा जो कि ग्रीनविच से पास करेगा, तो उसको प्राइम मेरिडियन बोला गया। And this is the prime meridian from which all the meridian radiate eastward or westward. तो यहाँ पे देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ये जो दिस इज 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन, तो यहाँ से ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड की तरफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, रेडिएट्स करते हैं। नाउ एज द पैरेलल्स और लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर पोलर, हमने देखा था कि जैसे पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स है वो जैसे इस यहाँ जाएंगे तो इनका जो सरकम्फेरेंस होगा वो धीरे धीरे करके शॉर्ट होता जाता है, एंड इसके वजह से जब लॉन्गिट्यूड्स भी वहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, लॉन्गिट्यूड भी जैसे यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पे वो कम एरिया कवर करते हैं, they cover less narrower space then closes a narrower space. and इक्वेटर की तरफ क्या होगा, इक्वेटर की तरफ यहाँ लैटिट्यूड भी बहुत बड़ा सरकम्फेरेंस कवर करता है, इसके लिए जो लॉन्गिट्यूड्स भी होंगे वो भी एक वाइडर स्पेस कवर करेंगे।
और एनक्लोज करेंगे। नाउ दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये जो लॉन्गिट्यूड है उनका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि दे डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग रिलेट करके कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड के मतलब कंपैरिजन करके हम उतना डिग्री ऐड कर देते हैं उसमें वर्ल्ड टाइम में, तो ग्रीनविच मीन टाइम को वर्ल्ड टाइम भी बोला जाता है। सो this is all about this topic, latitude and longitude in the sub longitude. Now in this part we will have a comparative analysis between these three things, that is torrid zone, temperate zone and frigid zone, which are the latitudinal heat zones of the earth. So first we will discuss about torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Means ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी लोकेशंस हैं उन सब में साल के एक बार एटलीस्ट वन डे सन्स लाइट जो होता है वो ओवरहेड होता है। क्यों होता है? बिकॉज वी नो दैट अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट द सन रेज कमिंग फ्रॉम द सन वो डायरेक्टली हर जगह पे सेम नहीं आता है, वो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होता है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये बीच में भी डायरेक्टली होता है। लेकिन जब हम और ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो एंगल कम हो जाता है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। तो इंसुलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो इंसुलेशन का एंगल कम हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सन रेज जो है वो स्लैंट हो जाता है और वो हीट वहाँ पे कम होता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द latitudinal heat zones. So in this zone between the tropic Cancer to Tropic of Capricorn we call it torrid zone, इसको हम torrid zone कहते हैं। फिर उसके ऊपर 23 डिग्री हाफ 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को नॉर्थ टेम्परेट जोन और 23 एंड हाफ डिग्री साउथ से लेके 66 एंड हाफ डिग्री साउथ तक हम बोलते हैं उसको साउथ टेम्परेट जोन। तो ये दोनों टेम्परेट जोन है। तो ट्रॉपिक जोन एक होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, और ये टेम्परेट जोन भी उसका दो भाग है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ टेम्परेट और साउथ हेमिस्फीयर में सदर्न और साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। फिर फ्रिजिड जोन भी दो है, दैट इज नॉर्थ पोल के साइड 1 एंड साउथ पोल के साइड 1 एंड दैट इज फ्रॉम 66 एंड हाफ डिग्री टू 90 डिग्री। तो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड 66 एंड हाफ डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक साउथ फ्रिजिड जोन होता है। नाउ लेट अस सी द एरिया इनसाइड ट्रॉपिक टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में जो एरिया होता है और ट्रॉपिकल एरिया जितने भी होते हैं दे रिसीव मैक्सिमम हीट एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टॉरिड जोन, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट सनरेज डायरेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो हीट होता है वो मैक्सिमम होता है और उनको टॉरिड जोन कहते हैं। देन इन द टेम्परेट जोन midday sun never shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो टेम्परेट जोन जितने भी होते हैं वहाँ पे जो midday sun वो ओवरहेड कभी नहीं होता है, वहाँ पे एंगल थोड़ा होता है एंड द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ सन जो है वो डिक्रीज करता जाता है और एंगल ऑफ सन डिक्रीज करता है तो इंसुलेशन डिक्रीज करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ऑल्सो डिक्रीज्ड। सो यहाँ पे वो लोग कभी डायरेक्ट इस रीजन पे कभी वो लोग डायरेक्ट और ओवरहेड सनलाइट नहीं देखने को मिलता है उन लोगों को। नाउ एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। क्योंकि ये रीजन जो है वो टेम्परेट जोन है तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। देन लेट अस सी अबाउट द फ्रिजिड जोन। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल। यहाँ पे आर्टिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक जो एरिया है उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन वो कहते हैं, और यहाँ पे जो अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक, तो ये दोनों फ्रिजिड जोन है। दीज आर फ्रिजिड जोन एंड दे आर वेरी कोल्ड बिकॉज सनरेज सबसे कम वहाँ पे मिलता है, इंसुलेशन सबसे कम होता है, तो टेम्परेचर भी वहाँ पे सबसे कम होता है। नाउ इट इज़ बिकॉज द सन डज नॉट रेज मच अबव द हराइजन। यहाँ पे सनरेज जो होता है वो हराइजन में ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो बहुत ही स्लैंट, ये यहाँ इस रीजन पे सनरेज जो है वो बहुत स्लैंट मिलता है, मतलब एक बहुत ज़्यादा एंगल वहाँ पे होता है। बिकॉज ऑफ दैट
वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं आता है, इंसोलेशन ज़्यादा नहीं आता तो हीट भी ज़्यादा नहीं होता है. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड दे आर नोन एज फ्रिजिड जोन. सो दिस इज द all detail about the torrid zone, temperate zone and frigid zone, which are the latitudinal heat zone. तो सबसे पहले देखते हैं what is international date line. A traveler going eastward gains time from Greenwich until he reaches the meridian 180 डिग्री. तो Greenwich 0 डिग्री है और वहाँ से वो जब 180 डिग्री तक जाता है वो टाइम गेन करता जाता है. ईस्ट तरफ जाएगा तो वो टाइम गेन करता जाएगा. इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. So when he will be a 12 hour ahead of GMT, he will be in the 180 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड. वो 180 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में पहुंच जाएगा. ग्रीनविच से लेके वो जब ईस्टवर्ड के साइड जाएगा तो 12 आवर में वो इंटरनेशनल डेट लाइन में पहुंच जाएगा. वो 180 डिग्री ईस्ट जो है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. सिमिलरली इन गोइंग वेस्टवर्ड ही लूजेस 12 आवर. जब वो वेस्ट की तरफ जाएगा उसका 12 आवर लॉस हो जाएगा व्हेन ही रिचेस 180 डिग्री वेस्ट. वो GMT से जब वो GMT से वेस्ट की तरफ जाएगा, ये GMT है, जैसे वो ईस्ट की तरफ आएगा तो वो 1 डे 12 आवर गेन करेगा और वो जैसे वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसका 12 आवर लॉस हो जाएगा. जैसे ही वो 180 डिग्री वेस्ट में पहुंचेगा उसका 12 आवर लॉस हो जाएगा. सो देयर इज टोटल डिफरेंस ऑफ 24 आवर और ए होल डे बिटवीन द टू साइड ऑफ द मेरिडियन. सो 180 डिग्री वेस्ट से लेके 180 डिग्री ईस्ट के बीच में टोटल 1 डे का गैप होता है, मतलब 24 आवर का गैप होता है. सो दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन वेयर डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे. तो 180 डिग्री मेरिडियन पे क्या होता है, डेट जो होता है एक दिन पूरा चेंज हो जाता है. अगर आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे, जैसे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक दिन मिल जाएगा, यू विल गेन 1 डे. और जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका एक दिन लॉस हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन. सो ए ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूजेस ए डे बिकॉज द लॉस इन टाइम ही हैज मेड, एंड व्हाइल क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही विल गेन ए डे बिकॉज ही हैज गेन इन टाइम ही एनकाउंटर. नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन इन द मिडिल पैसिफिक कर्व्स फ्रॉम द नॉर्मल 180 डिग्री एट द बेरिंग स्ट्रेट, Fiji, Tonga and other island to prevent confusion of day and the date in some of the island groups that are cut through by meridian. तो यहाँ पे देखिए ये जो बेरिंग स्ट्रेट है उस रीजन पे ये थोड़ा कर्व हो गया है क्योंकि उनका जो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो इस पार्ट में USA का इस पार्ट में एक टाइम जोन होगा, मतलब यहाँ पे अगर डेट 1 है तो यहाँ पे डेट 2 हो जाएगा, मतलब एक दिन का पूरा डिफरेंस हो जाएगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ऐसा जिगजैग बनाया गया है. And some of them keep Asiatic or New Zealand standard time or an other follow American date and time. तो इस तरफ जितने आते हैं वो लोग फॉलो करते हैं न्यूजीलैंड टाइम को और इस तरफ जो आते हैं वो लोग अमेरिकन टाइम को फॉलो करते हैं. अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन को ऐसे जिगजैग क्यों बनाया गया है, ऐसे जिगजैग इसको क्यों बनाया गया है. सो द इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन. ये पैसिफिक ओशन से पास करता है. देखिए दिस इज द पैसिफिक ओशन. तो ये पैसिफिक ओशन से पास करता है एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन लाइक लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड जैसा है, लैटिट्यूड जैसा है, वैसे इंटरनेशनल डेडलाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है. एंड द टाइम डिफरेंस ऑन आइदर साइड इज ऑफ द लाइन इज 24 आवर. क्योंकि हमने देखा कि जैसे 180 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक 24 आवर का गैप है. तो इस लाइन से ही डे चेंज हो जाता है, मतलब पूरा एक दिन चेंज हो जाता है. And because of that 24 आवर का चेंज होता है. सो डेट चेंजेस सून एज वन क्रॉस दिस लाइन. अगर कोई आदमी यहाँ से इस लाइन से क्रॉस करता है तो उसके लिए वो एक दिन चेंज हो जाएगा. तो अगर आपको कोई ओकेजन 2 बार मनाना है, जैसे कि न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, कोई भी ऐसे डे को 2 बार मनाना है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं न्यू ईयर का. तो अगर यहाँ पे 31 दिसंबर है तो यहाँ पे 1 जनवरी होगा, मतलब यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा. तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ चले जाएंगे तो न्यू ईयर मना सकते हैं और एक दिन पूरा न्यू ईयर मनाने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे 1 जनवरी स्टार्ट होगा. तो ये होता है इंटरनेशनल डेडलाइन का सिग्निफिकेंस. नाउ सम ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइक पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया फॉल ऑन आइदर ऑफ द डेडलाइन, आइदर साइड. ये देखिए ये तीनों आइलैंड है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया. तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन ऐसे पास करता है सो दैट ये जो टोटल आइलैंड है यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम जोन्स ना हो.
ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये पास करता है, ताकि यहाँ पे ऐसे करके एक्चुअली पास करता है, ताकि यह जो आइलैंड है वहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन्स ना हो एक ही जगह पे। इसीलिए इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो ऐसे कर्व करता है। सो एग्जैक्ट रीजन अगर हम एग्जाम में लिखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे? सो इफ द डेडलाइन वाज स्ट्रेट, अगर डेडलाइन स्ट्रेट होता, then two regions of the same island country or island group would fall under different time zones, वहाँ पे different time zones होता। and to avoid any confusions on date, this line is drawn through where the seas lies and not land। तो sea में ही वो line draw कर लेते हैं ताकि confusion ना हो, hence ideal is drawn in a zigzag manner। so this is whole about this topic। लोग longitude and standard time and time zones के बारे में डिस्कस करेंगे। so let's start। so since the earth makes one complete revolution in 360 that is 360 degree in one day means 24 hours, so if you divide 360 by 24 you will get 15। so in 1 hour it rotates 15 degree and in 4 minutes it will be 1 degree। so 1 minute रोटेट होता है 1 डिग्री रोटेट होता है 4 मिनट। 1 डिग्री रोटेट होने के लिए उसको लगता है 4 मिनट। एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, so every 15 degree we go eastward, local time is advanced by 1 hour। जैसे जैसे हम लोग अर्थ क्या होता है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट क्या होता है रोटेट होता है। तो जैसे जैसे हम 15 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 आवर ऐड होता जाएगा लोकल टाइम में। कन्वर्सली अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो लोकल टाइम में 1 आवर कम होता जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। नाउ we may thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier। तो ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी प्लेसेस है वो लोग सन को पहले देखते हैं, और जो लोग वेस्ट में है वो लोग सन को बाद में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। नाउ if we know the GMT, that is Greenwich Meridian time, we find local time and to find local time we merely have to add or subtract the difference in the number of hours from the given latitude। तो हमको अगर किसी भी प्लेस का लोकल टाइम जानना है तो सिंपली हम GMT से ऐड कर देंगे जितना आवर होगा अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो इंडिया में हम लोग GMT से 5 और 30 मिनट्स को ऐड करते हैं। सो अगर हम लोग को GMT पता है तो किसी भी जगह का लोकल टाइम जानने के लिए हम सिंपली द आवर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड। जैसे अपने इंडिया में हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट इज द स्टैंडर्ड टाइम। सो वहाँ पे GMT से हम कितना ऐड करेंगे 5 डिग्री 30 मिनट्स, बिकॉज अगर 82 डिग्री 5 मिनट्स को हम निकालेंगे 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5 और 30 मिनट। तो उतना ऐड कर देंगे तो अपना जो टाइम है हमको मिल जाता है। सो दिस इज दूसरे रीजन के लिए भी हम ऐसे ही टाइम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं टाइम स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इफ ईच टाउन वर टू कीप द टाइम ऑफ इट्स ओन मेरिडियन देयर वुड बी मच डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन वन टाउन एंड द अदर टाउन। अगर हर टाउन, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में देखिए, यहाँ पे इस टाउन में अगर एक टाइम जोन रखेंगे 68 डिग्री है, यहाँ पे 97 डिग्री है, यहाँ पे अलग टाइम जोन रखेंगे तो हम लोग को बहुत डिफिकल्टीज हो गए। कैसे? Travelers going from one end of the country to the other would have to keep changing their watches if they want to keep their appointments। अगर मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे गुजरात से जा रहा है, वो यहाँ पे आसाम जा रहा है, उसका अपॉइंटमेंट है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमेशा उसका घड़ी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम दूसरा डिफरेंट होगा। तो इसीलिए ये बहुत इम्प्रैक्टिकल और वेरी इनकन्वीनियंट है, और ये सब डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है बाय डिफरेंट कंट्रीज। नाउ मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्री। तो जितने भी कंट्री हैं वो सेंट्रल मेरिडियन लेते हैं। इंडिया में हम लोगों ने 83.5 डिग्री को लिया था, और दूसरा कंट्री ने दूसरा जो मीडियन, उनका जो मीन मतलब जो मिडिल में आता है उसको लेके अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। लार्जर कंट्री जैसे कि कनाडा, USA, चाइना, USSR में ये इनकन्वीनियंट है एक सिंगल टाइम जोन होना, क्योंकि वो कंट्री बहुत बड़ा है। तो इसीलिए उस सब कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रसिया में पहले जो USSR हुआ करता था उसमें 11 टाइम जोन्स थे, अभी रसिया में होते हैं 9 टाइम जोन्स। नाउ बोथ
Canada and USA also 5 time zones. That is Atlantic time zones, Eastern time zone, Central time zone, Mountain time zone, and Pacific time zone. So the difference between the local time of Atlantic and Pacific coast is nearly 5 hour. तो यूएसए में ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट के बीच में जितना डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम जोन हम उसको 5 आवर लेते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है वो उतना ही होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द different standard time zone. Previous part we have discussed about international time zone, and in the part 3 we have discussed about the standard time and why it is necessary that different countries have different time zones, and inside the countries also different time zones are there. What is the necessity of these time zones we have discussed in the part 3. If you have not watched that part, then first watch that part so that you can understand it properly. तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखते हैं. Indian standard time zone is in 82.5 degree east longitude, sorry, because the government of India has accepted the meridian 82 degree 5 minute east longitude for the standard time, which is 5 hour 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. So this is Indian standard time zone. इंडिया में डिफरेंट यहाँ पे तो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है. लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का डिफरेंस है. एंड हम लोगों ने देखा था कि 50 मिनट्स मतलब 1 आवर, सो 30 मिनट्स मतलब 2 आवर हो जाएगा. तो यहाँ पे एक आदमी गुजरात में रहता है और एक आदमी यहाँ पे आसाम का यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कोस्ट में रहता है, यहाँ पे ये मतलब बॉर्डर एरिया पे रहता है. तो उन दोनों के बीच में 2 आवर का गैप होगा. यहाँ पे दिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे दिन लेट में स्टार्ट होगा. तो इसको ध्यान में रख के यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के पीपुल हैं वहाँ उन लोगों ने चाय बागान टाइम जोन के बारे में मांग किया था. सो 150 ईयर्स एगो, तो इसका हिस्ट्री समझते हैं. 150 ईयर्स को ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट इंट्रोड्यूस चाय बागान टाइम. तो जब ब्रिटिश थे वहाँ पे 150 आज से 150 साल पहले चाय बागान टाइम जोन को इंट्रोड्यूस किया था. उसको बागान टाइम भी बोलते हैं. एंड ए टाइम शेड्यूल ऑब्जर्व बाय टी प्लांटर्स. यहाँ पे जो टी प्लांटर्स हुआ करते थे उन लोगों ने इस टाइम शेड्यूल को ऑब्जर्व करते थे. एंड विच वॉज 1 आवर अहेड ऑफ IST. जो IST है मतलब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उससे 1 घंटा पहले आता था. So this was done to improve productivity by optimizing the uses of daytime. Daytime का यूज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाय बागान टाइम जोन का यूज किया जाता था. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आसाम along with the rest of India has been following the IST for past 66 years. मतलब यहाँ आज से मतलब पूरा जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से सिर्फ एक ही टाइम जोन है. इसीलिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम नाउ वांट्स टू चेंज इट्स टाइम जोन बैक टू चाय बागान टाइम टू कंजर्व एनर्जी एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. क्योंकि यहाँ पे पहले सुबह हो जाता है और शाम जब यहाँ पे 4 बजते हैं, दूसरी जगह पे जब 4 बजते हैं तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है. तो वहाँ पे हमारा जो ऑफिशियल आवर होता है 10 से 4 का होता है. तो जब यहाँ पे 4 बजता है तो वहाँ पे क्या होता है, दूसरे रीजन पे 4 बजते समय वहाँ पे अंधेरा हो जाता है. तो वहाँ पे लाइट का यूज करना पड़ता है और वहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी होते हैं. तो ये जो सिचुएशन है, एनर्जी को कंजर्व करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके लिए आसाम गवर्नमेंट ने ये चाय बागान टाइम जोन का डिमांड किया था. बट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट टू सच ए प्रपोजल. इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है. तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? शुड इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. क्लाइमेटोलॉजी डिस्कशन सीरीज in which we will have a comparative and diagrammatic analysis of daylight saving in some temperate region, in which we will compare the advantage and problem and diagrammatically understand the daylight saving in some temperate regions. So दोस्तों प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में, और वहाँ पे हमने देखा था कि जब सॉल्स्टिस होता है जैसे कि समर और विंटर सॉल्स्टिस, वहाँ पे पर्टिकुलर एक हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सनलाइट के तरफ, सन की तरफ टिल्टेड होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट वहाँ पर डायरेक्टली हीट करता है. और अगर हम समर सॉल्स्टिस को समझेंगे तो वहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट रहता है, और उसके वजह से पोल्स और यहाँ पे सम टेम्परेरी रीजन्स में हमेशा पूरा 6 मंथ्स तक डे लाइट मिलता रहता है. मतलब वहाँ पे अंधेरा कभी नहीं होता, पूरा रात वहाँ पे कभी नहीं होता.
तो उसके बारे में समझेंगे कि ये डे लाइट सेविंग क्या है। तो ये जो लाइट हमेशा 6 मंथ तक रह जाता है, नाइट कभी नहीं होता, उसको डे लाइट सेविंग कहते हैं। अब ये डे लाइट सेविंग को कैसे यूज किया जाता है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो डे लाइट सेविंग और समर टाइम, उसको समर टाइम भी कहते हैं क्योंकि डे लाइट जब होता है उस टाइम में मेनली समर सीजन, वहाँ पे उस हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। जैसे कि यहाँ पे समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे लाइट होगा और उस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, इसीलिए डे लाइट सेविंग टाइम को समर टाइम भी कहते हैं। सो दिस DST और समर टाइम इज ए प्रैक्टिस ऑफ एडवांसिंग क्लॉक ड्यूरिंग समर मंथ्स बाय 1 आवर। तो इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग अगर ऑफिस 10 बजे स्टार्ट होता है तो उसको क्या कर देंगे, 1 आवर वो एडवांस कर देंगे अपने क्लॉक को और 9 AM से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। सो पहले जो 10 से लेके 5 AM तक ऑफिस होता था, अब 9 से लेके 4 PM तक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 आवर का उनका डे लाइट सेविंग हो जाएगा और उसका वो यूज करते हैं। उसका कैसे यूज करते हैं फिर हम देखेंगे इसमें एडवांटेजेस में। तो ये कहाँ होता है, डे लाइट सेविंग कहाँ होता है। सो इन दिस डे लाइट सेविंग द टाइम इंक्रीज बाय सेक्रीफाइसिंग द मॉर्निंग आवर। इसमें मॉर्निंग आवर को एक घंटा सेक्रीफाइस करके डे लाइट सेविंग को वो लोग सेव करते हैं। तो ये जो डे लाइट सेविंग होता है दैट इज इन सम कंट्रीज दैट इज एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ। अगर समर सॉल्स्टिस के टाइम में होगा, मतलब समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम में होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ कंट्रीज जो कि टेम्परेट रीजन में आते हैं, उस टेम्परेट रीजन में आने वाले कंट्रीज में डे लाइट सेविंग देखने के लिए मिलता है। एंड अगर हम विंटर सॉल्स्टिस को का बात करेंगे तो विंटर सॉल्स्टिस में सनराइज इस तरफ होगा, तो उस टाइम में जो साउथ पोल है वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग डे लाइट सेविंग देखने के लिए मिलेगा क्योंकि साउथ पोल में सनराइज डायरेक्टली हिट करता है। सो दिस इज अबाउट दिस एग्जाम्पल्स और द रीजन्स इन विच वी कैन सी डे लाइट सेविंग। So typically users in regions with summer time adjust clock forward 1 hour close to the start of spring and adjust them backward in the autumn to standard time। तो क्या होता है, तो द यूजर ऑफ इन दिस रीजन विथ समर टाइम जहाँ पे डे लाइट सेविंग होता है, वो लोग स्प्रिंग के सीजन में क्या करेंगे, 1 घंटा अपना क्लॉक को फॉरवर्ड कर देंगे और एडवांस कर देंगे, और जब ऑटम सीजन आएगा तो 1 घंटा बैकवर्ड कर देंगे। क्योंकि स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उस टाइम में उन लोगों का डे लाइट सेविंग करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सनराइज वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, मतलब दिन ज़्यादा होता है। और जब ऑटम सीजन आएगा तो वहाँ पे रात ज़्यादा होता है, तो वो लोग अपना जो क्लॉक को 1 घंटा पीछे कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द डे लाइट सेविंग। अब उसका एडवांटेज देखते हैं। सो ये जो घड़ी को फॉरवर्ड करना, पुटिंग क्लॉक बेनिफिट्स रिटेलिंग, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी। घड़ी को 1 घंटा पहले करने से क्या होता है, जो दुकान होता है, जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होता है, रिटेलिंग ज़्यादा हो सकता है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सनलाइट, जो वर्किंग आवर के बाद जो सनलाइट एक्सप्लॉइट कर देता था स्पोर्टिंग एक्टिविटी और डिफरेंट एक्टिविटी को, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगा। 4 बजे के बाद भी सफिशिएंट डे लाइट होगा टू डू सम एक्टिविटी। और उससे दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारा जो लाइटिंग इनकैंडेशन लाइट का जो यूज करते थे इवनिंग में, उसका यूज रिड्यूस हो जाएगा, जो कि फॉर्मली प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइमरी यूज होता था ऑफिस में, क्योंकि रात हो जाता था, अगर 1 घंटा एडवांस नहीं करते तो रात हो जाता और इवनिंग हो जाता, तो इवनिंग में हम लोग को लाइट का यूज करना पड़ता। तो 1 घंटा हम उसको अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो हमको लाइट का यूज करना नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ डे लाइट सेविंग। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, Daylight saving time clock shift sometimes complicated timekeeping and can disrupt travel, billing, record keeping, medical devices and heavy equipment and sleep pattern। तो इसमें क्या होता है, हमेशा हमको क्लॉक को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना पड़ता है। इसकी वजह से अपना जो ट्रैवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, बिलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिकल डिवाइस, हैवी इक्विपमेंट, ये सब में भी हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। एज वेल एज अपना जो स्लीपिंग पैटर्न और बायोलॉजिकल साइकिल है उसमें भी हमको डिसरप्शन देखने के लिए मिलता है। So this was all about this topic. Thank you. In this video, we will have a comparative analysis between solstice and equinox. So, पहले देखते हैं solstice क्या है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड सन। इस फिगर में आप देख सकते हैं 21 जून को क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है। मतलब दिस विल गेट मोर रेज ऑफ सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल गेट मोर रेज ऑफ सन, सो दैट विल बी हॉटर। तो उस टाइम समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो
उस टाइम जब समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ उस टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनरेज डायरेक्टली फॉल होते हैं। एज ए रिजल्ट उस एरिया में हीट ज़्यादा होता है, दैट एरिया विल रिसीव मोर हीट एंड द एरियाज नियर पोल विल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग। क्योंकि यहाँ पे जो रेज ऑफ सन है वो स्लैंटिंग है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट कम होगा। North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमेशा टिल्ट है सन की तरफ, तो 6 मंथ तक यहाँ से यहाँ तक आने तक, यहाँ से इस स्टेज में मतलब 23 सितंबर में आने तक 6 मंथ लगता है। और वहाँ पे उतना टाइम तक जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक हमेशा डे लाइट वहाँ पे पड़ता है। Then since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in this region of north of the equator। तो north of the equator वहाँ पे summer season होता है क्योंकि large portion of northern hemisphere directly sunlight उनको मिलता है। The longest day and the shortest night at these place occur at 21st June। तो 21st जून को ही longest day और shortest night होता है इस region पे, इस place पे। So at this time the southern hemisphere all these conditions are reversed। इस टाइम इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा सनरेज था, तो बहुत ज़्यादा हीट था, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस साइड में क्या होता है, उस साइड में कंडीशन जो है पूरा रिवर्स्ड है। वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है पहले, विंटर सीजन, देन नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज एंड द पोजीशन ऑफ अर्थ इज नोन एज समर सोल्स्टिस। तो इस पोजीशन को जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, उस पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहते हैं। Now on December 22nd में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो यहाँ पे क्या होता है, 22 दिसंबर को यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता था, अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, sun rays will fall vertically on Tropic of Capricorn and this side will be much more hotter and यहाँ पे summer season होगा। So this is known as winter solstice। यहाँ पे southern hemisphere में longer day होगा और shorter night होगा, and reverse condition होगा northern hemisphere में, वहाँ पे क्या होगा, shorter day and longer night। So this is about solstice। solstice हमेशा याद रखना इस पोजीशन पे होते हैं, एंड जो इक्विनॉक्स है वो इस पोजीशन पे होते हैं। तो सॉल्स्टिस के पोजीशन में क्या होता है, हमेशा एक साइड सनरेज ज़्यादा मिलता है और एक साइड में मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर सनरेज ज़्यादा मिलेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज कम होगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज ज़्यादा मिलेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होगा। लेकिन इक्विनॉक्स में उसका डिफरेंट है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल अमाउंट ऑफ सनरेज मिलता है। तो अब देखते हैं इक्विनॉक्स को इन डिटेल्स। On 21st March and 23rd September, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रे ऑफ सन यहाँ पे फॉल होता है। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों फिगर में एक होता है 23 सितंबर और दूसरा 21 मार्च को, दोनों के दोनों को इक्विनॉक्स कहते हैं। और इस पोजीशन में क्या होता है, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। यहाँ पे सोल्स्टिस में एक साइड क्या होता था, एक हेमिस्फीयर, एक पोल, एक सन के तरफ टिल्ट रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्विनॉक्स वाला सिचुएशन में कोई भी साइड टिल्टेड नहीं है सन के तरफ। सो होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। मतलब सेम डे एंड नाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है पूरा इक्वल अमाउंट में मिलता है दोनों सिचुएशन में। तो इन दोनों सिचुएशन को इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ डे एज वेल एज इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट होता है। नाउ ऑन 21 सितंबर, तो 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है। ऑटम सीजन मतलब सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर। समर और विंटर के बीच में आता है ऑटम सीजन, और 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है, तो इसीलिए उसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन द अपोजिट साइड क्या होता है, ऑन द अपोजिट साइड स्प्रिंग सीजन होता है, तो उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, जो कि 21 मार्च को होता है। सॉल्स्टिस में क्या होता था, 22 दिसंबर में विंटर सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, इसीलिए उसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। एंड यहाँ पे 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, तो इसीलिए उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।